Hello, Asper. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richard Sharma, your social science educator. आपने हमारा प्रोमो तो देख ही लिया होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में भी आ गया होगा कि हम आपके लिए 2 नए बैचेस लेके आए। यस, आपने बिल्कुल सही समझा है कि हम क्लास 9 के लिए और क्लास 10th के लिए अलग अलग 2 बैचेस लेके आए। क्लास 9 के लिए जो बैच लेके आए उसके अंदर उसका नाम हमने हौसले बैच रखा है और क्लास 10th का जो नाम है वो यलगार है। हमने इसका जो आपके लिए जो हम बैच लेके आए उसकी स्ट्रेटेजी हमने इस टाइप से रखी है कि जो आपके टर्म 1 एग्जाम आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने जो अपडेट रिड्यूस सिलेबस रखा है उसके अकॉर्डिंग ही हमने हमारा कोर्स को क्या किया है, डिजाइन किया है। ओके, एंड इसके अलावा हमने इसको इस हिसाब से करा है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक चैप्टर है, उसके रिगार्डिंग हमने 2 वीडियो बनाए। एक वीडियो के अंदर हम आपको उस चैप्टर का फुल 1 शॉट एक्सप्लेनेशन देंगे और दूसरे वाले वीडियो के अंदर हम आपके एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, जिसके कारण एक तो आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और दूसरा जब हम एमसीक्यूज वाली जो सीरीज लेके आएंगे उसके जस्ट बाद, तो उससे आपका क्या होगा कि उससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपकी टर्म 1 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी बच्चा। तो ये तो हो गया आपके क्लास 9 और क्लास 10 के लिए हमने दोनों के लिए सेम स्ट्रेटेजी यूज की है। और ये सिर्फ सोशल साइंस के लिए नहीं, आपको क्लास सोशल साइंस के साथ साथ साइंस एंड मैथ्स के लिए भी हम आपके लिए ऐसे ही शेड्यूल लेके आए हैं। आपको वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे और साथ के साथ में आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर उसके भी वीडियो आपको अपलोडेड मिलेंगे, तो आप वो भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इट मीन्स मैं आपको इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपको एक ही यूट्यूब पे, एक ही चैनल पे आपको सारी चीजें आपको अवेलेबल है, बस आपको चेकआउट करना है। ओके, अब ये तो हो गई बच्चा आपके इसके रिगार्डिंग बात। और साथ के साथ में आपको ये तो पता ही होगा जो यूट्यूब पे हमारा कोर्स आया वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है बच्चा। ओके, अब हम बात करते हैं हमारी वेबसाइट की। तो जो हमारी वेबसाइट है उस पर हमने 2 टाइप के कंटेंट रखे। ओके, एक कंटेंट ऐसा है जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरा कंटेंट जो है वो थोड़ा सा चार्जेबल रखा है हमने। ओके, जो चीजें हमने चार्जेबल रखी हैं, डोंट वरी, उसका जो प्राइस है ना बहुत ही मिनिमम है, जिसके कारण हर बच्चा उसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है, तो आप चाहो तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। और अगर आप परचेज नहीं भी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, हमने उसके लिए भी एक नया सॉल्यूशन निकाल के रखा है। पूछिए वो क्या है। हमने आपके लिए, आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको पहले तो हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो देखने के बाद जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा, तो वहां जाकर आपको इनरोल करना पड़ेगा। इनरोल करने का कोई चार्ज नहीं है। इनरोल करने के बाद फिर हमारे यहाँ जो क्विज का कॉन्टेक्स्ट होगा उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और पार्टिसिपेट करने के बाद जो भी आपको मार्क्स एंड ऑल मिलते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको सर्टिफिकेट हम लोग अलॉट करेंगे, तो वो सर्टिफिकेट आपको हमारे साथ शेयर करना है। अब आप पूछिए कहाँ कहाँ शेयर करना है आपको। आपको हमारे साथ आपका जो सर्टिफिकेट है वो 3 जगह शेयर करना है। एक तो आपको FB और इंस्टा पे शेयर करना है विद द हेल्प ऑफ #edugrown.in पे। इसके अलावा आप हमें ईमेल पे भी शेयर करते हैं support@edugrown.in पे। ओके, आप तीनों जगह हमारे साथ आप शेयर करेंगे अपना सर्टिफिकेट एंड देन हम उसको एक बार वेरीफाई करके आपको डिफरेंट कूपन्स एंड डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सी कि आपका लक कितना ज्यादा अच्छा है कि आपको कौन सा कूपन मिलता है। ओके, सो ये तो हो गई बच्चा आपके कोर्स के रिगार्डिंग बात। इसके अलावा आपको पता है कि अभी कुछ देर पहले ही हमने हमारा क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 किया था, जिसका 1 शॉट वीडियो किया था हमारा। क्या बोलना चाहिए, उसका नाम क्या है चैप्टर का, डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, उसी का ये एमसीक्यूज है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एमसीक्यूज वाले बोलना चाहिए सीरीज को। बट उससे पहले आपको पता है मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और जो मैं हमेशा करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिसके कारण आपके पास से कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। ओके, और आप इजिली हमारी वीडियो को क्या कर सके, देख सके।
और जब भी आप हमारी वीडियो को देखें और आपको लगता है वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, आपको अच्छी लगी, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। ओके, ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी आप लोगों के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज के वीडियो को। सो बच्चा, वेलकम टू दी सोशल साइंस क्लास। एज यू नो दैट ये हमारी एमसीक्यू सीरीज है, जिसके अंदर में क्लास 10th का जो अब हमारा लास्ट सब्जेक्ट बचा है दैट इज इकोनॉमिक, उसका चैप्टर नंबर 1 टर्म 1 के अकॉर्डिंग आपका मैं ये एमसीक्यूज लेके आई। ओके, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आपके लिए लेके आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज को। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री। इसमें से कौन सा वो फीचर है जो डेवलपिंग कंट्री का नहीं है। ओके, मैंने आपको पहले भी बच्चा बोला है और मैं आपको फिर से ये बात बोलती हूँ, आपको स्पेशली एक चीज पे ध्यान रखना है। ओहो, ठीक है, किस चीज पे ध्यान रखना है आपको कि क्या दिया है, यहाँ नॉट लिखा है तो हमें वो फीचर्स के बारे में बताना है जो कि डेवलपिंग कंट्री का नहीं है। ओके, ऑप्शन आपके सामने ये है, एग्रीकल्चर एज अ मेजर ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर एज अ मेजर ऑक्यूपेशन डेवलपिंग कंट्री का फीचर है या नहीं, आपको ये बताना है। सेकेंड वन इज हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। थर्ड वन इज मास पॉवर्टी एंड डी इज मास इलिटरेसी। नाउ टेल मी दैट विच वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, एज यू नो दैट अभी तक जो हम करते आ रहे हैं वही आपको करना है। आपको सबके कमेंट मुझे आपको मतलब सारे आंसर्स के बिना देखे पहले आप मेरी वीडियो को पोस्ट कर दिया कीजिए एंड देन आप मुझे क्या करा करिए, कमेंट किया कीजिए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ए बी सी डी में से जो भी आंसर है आप उसको मुझे ऑप्शन को लिख दीजिए। ए है तो ए लिख दीजिए, बी है तो बी लिख दीजिए, पूरा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑप्शन लिखने की जरूरत है, बी ए सी डी कौन सा है उसमें से। एंड देन उसके बाद आपको चेक करना है कि आपके कितने आंसर सही हैं। इट मीन्स अगर 25 क्वेश्चन तो 25 में से आपने कितने मार्क्स को स्कोर किया। ओके, एंड देन जितने भी मार्क्स को आपने स्कोर किया होगा, जिन भी 5 बच्चों ने पहले रिप्लाई देंगे और जितना सही आंसर देंगे, उन 5 बच्चों के हमारे जो नाम है वो हम हमारे वेबसाइट एज वेल एज हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और FB सब जगह हम डिस्प्ले करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए काफी टाइम मिल गया, तो नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, जब तक मैं आपको यहाँ बताती हूँ, करेक्ट आंसर इज बी, हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो डेवलपिंग कंट्री ना कि डेवलप कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री है तो इसलिए क्या होगा, कौन सा फीचर नहीं है इसका, हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्योंकि अगर वो डेवलपिंग कंट्री होती है आपकी, भी डेवलप कर रही है, तो क्या होता है उसके पास हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है इतना अच्छा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज the countries which per capita income of US $955 2007 or less are termed as। अब आपको बोला जा रहा है जिस कंट्री की इनकम आपकी $955 से कम है या उस मतलब 955 है या उससे भी कम है, उसको क्या बोलते हैं, लो इनकम कंट्री बोलते हैं उसको, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, या डेवलप कंट्री बोलते हैं, या फिर रिच कंट्री बोलते हैं। ओके, जब मैंने आपको वन शॉट वीडियो पढ़ाया था ऑन दैट टाइम आई एक्सप्लेन्ड यू अबाउट दिस। ठीक है, कि कितनी किस अकॉर्डिंग, किस इनकम के अकॉर्डिंग आपका वो कौन सी कंट्री किस कंट्री के अंदर क्या करती है, फॉल करती है, वो किस कंट्री के क्राइटेरिया के अंदर आती है, वो हमने देखा था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आपको याद हो तो आपको ये बताना है कि अगर जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम आपके USA $955 हो या उससे कम हो, तो वो कौन सी कैटेगरी में आती है। ओके, ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। सो जब तक मैं आपको ये आंसर देती हूँ, दैट इज ए, वो कौन सी कैटेगरी में आती है, वो आती है लो इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आती है। ओके, अब आपको मुझे ये बताना है इंडिया जो है उसका पर कैपिटा इनकम क्या है और वो कौन सी कंट्री के, मतलब वो कौन सी बोलना चाहिए कौन सी कंट्री के अंदर आती है, कौन सी कंट्री इन द सेंस की कि वो डेवलपिंग कंट्री कहलाती है, लो इनकम कंट्री कहलाती है, डेवलप कंट्री कहलाती है। ओके, तो आपको 2 आंसर देने हैं इस टाइम पे मुझे। एक तो ये जो सेकंड क्वेश्चन का पूछा था मुझे वो तो आपको दे नहीं है, साथ के साथ में आपकी जो इंडिया है उसका पर कैपिटा इनकम कितना है आपका अभी के डेट में, और साथ के साथ में आपको ये बताना है वो कौन सी कंट्री के अंदर फॉलो करती है। ठीक है,
कौन सी कंट्री के अंदर आती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इंडियाज HDI रैंक इन दी वर्ल्ड इज। इंडिया की HDI रैंक कितनी है। ओके, तो आपको यहाँ इंडिया की रैंक बताना है। 125 है, 115 है और 126 है और 134 है। नाउ टेल मी इंडिया की कौन से नंबर की रैंक है वर्ल्ड के अंदर HDI के थ्रू। ओके, और आपको मुझे इस आंसर के साथ साथ ये भी बताना है कि HDI का फुल फॉर्म क्या है। अगर बच्चा जो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो आपको नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार मैसेज मतलब कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी बोलना चाहिए एक तरह से, मैं आपके वो भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है, उसके आंसर दे दूंगी। बट ये अभी एक तरह से मान लीजिए आपका होमवर्क है कि आपको मुझे इनके फुल फॉर्म बताना है एज वेल एज आपको रैंक बतानी है इंडिया की क्या है। जब तक मैं आपको यहाँ आंसर देती हूँ, दैट इज C126। इंडिया की रैंक कौन सी है वर्ल्ड के अंदर, HDI के अंदर 126। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज पर कैपिटा इनकम इज। जो हमारी पर कैपिटा इनकम होती है वो क्या होती है एक्चुअली में। डेफिनेशन याद है ना आपको, अगर डेफिनेशन याद होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। ऑप्शन ए इज इनकम पर पर्सन, इनकम पर पर्सन। सेकेंड इज इनकम पर फैमिली, इनकम पर अर्निंग पर्सन और इनकम पर मंथ। अब जब हम जो पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, इसमें से सही ऑप्शन क्या है आप मुझे वो बताइए। ओके, सो आंसर इज ए, इनकम पर पर्सन। ठीक है, जब भी हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो हम पर पर्सन के अकॉर्डिंग, पर पर्सन की इनकम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं यहाँ बात करते हैं, ना कि फैमिली के अकॉर्डिंग, ना अर्निंग पर्सन के अकॉर्डिंग, ना ही मंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग करते हैं हम, इनकम पर पर्सन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ओके बच्चा, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू कंपेयर कंट्रीज। ठीक है, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए कौन सा ज्यादा एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है आपका, या है। ऑप्शन इज 1 HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सेकेंड इज लिटरेसी रेट, थर्ड इज एक्सपोर्ट अर्निंग एंड डी इज इनकम। नाउ टेल मी दैट विच इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको अगर किसी भी कंट्री को कंपेयर करना है तो सबसे बेस्ट जो बोलना चाहिए एट्रीब्यूट है वो कौन सा माना जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट उसमें से कौन सा है। नाउ टेल मी, ऑप्शन इज ए HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, गॉट इट बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज since the second half of the 20th century a number of scientists have been warning that। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, since the second half of the 20th century, जो second half of the 20th century है आपका, नंबर ऑफ साइंटिस्ट जो है उनने वार्निंग दी है। किसको लेके वार्निंग दी है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को लेके वार्निंग दी है कि वो डिक्लाइन हो जाएगा, या फिर उनने पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग आपको वार्निंग दी है कि वो अनस्टेबल रहेगा, या फिर जो आपके रिसोर्सेज हैं वो सस्टेन नहीं करेंगे इसके लिए वार्निंग दी है, या फिर लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बी और सी के अंदर कंफ्यूज मत होना बच्चा। बी में मैंने लिखा है डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं है आपका, और सी में लिखा है रिसोर्सेज के बारे में। ओके, नाउ टेल मी कि साइंटिस्ट ने किस चीज को लेके आपको वार्निंग दिया, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, जब तक मैं आपको यहाँ सही आंसर बताती हूँ इज बी। इसका आंसर क्या है, बी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। ठीक है, लेवल ऑफ रिसोर्सेज पे धोखे से भी टिक करके मत जाना। आंसर क्या है आपका, लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। गॉट इट बच्चा, समझ में आया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री हैज बेटर परफॉर्मेंस इन द टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक देन इंडिया। आपको अब जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उसका परफॉर्मेंस बताना है कि मतलब आपके हमारी जो नेबरिंग कंट्री उसमें से सबसे अच्छा, मतलब इंडिया से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किसका है, किस टर्म में, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक के अंदर। ओके, ऑप्शन आपके ये है भूटान, श्रीलंका, नेपाल एंड नन ऑफ द अबव। अब मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी कंट्री, हमारी नेबरिंग कंट्री ऐसी कौन सी जो इंडिया से आगे है। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है इंडिया के कंपैरिजन में, किसके टर्म में, ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक के कम मतलब बोलना चाहिए
टर्म में। ओके, सो टेल मी द आंसर। जब तक मैं आपको ये आंसर बताती हूँ, आंसर इज बी, दैट इज श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया से आगे है। ओके, नाउ अब आपका काम ये है कि हमने ये तो देखा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या थी। ठीक है, बट आपको इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या बताना है, श्रीलंका अगर इंडिया से आगे है तो श्रीलंका की बोलना चाहिए एक तरह से जो रैंकिंग है वो क्या है। तो आप मुझे इस आंसर के साथ साथ ये भी बताइएगा कि श्रीलंका की ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक के अंदर कौन सी रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर कौन सी रैंक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन कॉमन डेवलपमेंट गोल एमंग द पीपल इज। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा था गोल जो होते हैं लोगों के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, राइट। हमने देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं गोल्स, आपके डेवलपमेंट जो गोल होता है वो कॉन्फ्लिक्ट भी करता है, साथ के साथ में वो डिफर भी करता है। ओके, तो अब हमें ये बताना है, जैसे कि हमने देखा था कि वो डिफर करता है आपका, तो इसमें से कौन सा, मैं आपको ऑप्शन दूंगी, इसमें से आपको ये बताना है कौन सा वो डेवलपमेंट गोल है जो सबके लिए कॉमन है। ओके, नाउ ऑप्शन इज फैमिली, B is freedom, C is income and D is security. Now tell me that आपको क्या लगता है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बच्चा, आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके ये बताना है कि इसमें से कॉमन डेवलपमेंट गोल आपका कौन सा होगा सबके लिए। ओके, सो ऑप्शन आपके सामने है, आपको मुझे कमेंट करना है जब तक मैं आपको यहाँ आंसर बताती हूँ। नाउ आंसर इज सी, दैट इज इनकम। क्यों? क्योंकि कोई इंसान कितना ही अमीर हो, कितना ही गरीब हो या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो, सब हो, वो क्या चाहता है कि उसकी इनकम तो अच्छी ही हो। ठीक है, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, वो इनकम के ऊपर हमेशा क्या करता है, आपका फोकस करता है। ओके, नाउ कॉज ऑफ हाई इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट इज। ठीक है, आपको ये बताना है जो हमारे यहाँ IMR, जिसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, उसका जो मेन रीजन है वो क्या है, कॉज क्या है उसके पीछे का। ऑप्शन आर इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ हेल्थ, बी लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सी लेक ऑफ अवेयरनेस एंड डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि आपके यहाँ जो हमारे यहाँ हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, या फिर आपका हम बोलना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, क्या मेन रीजन है जिसके कारण आपका इन्फिनिट मोर्टेलिटी रेट का मतलब बोलना चाहिए वो इतना हाई होता जा रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। या फिर आपका डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर। ओके, गड़बड़ मत करना बच्चे, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है एंड देन गिव मी द आंसर। ओके, आंसर इज बी, दैट इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, एक तो लोगों के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है, दूसरी चीज हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो भी, उसकी भी हमारे यहाँ कमी है, इसलिए। ओके, ध्यान रखना, इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ द हेल्थ इसका आंसर नहीं होगा, बिकॉज हमारे यहाँ फैसिलिटी तो है, ओके, बट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर जगह पे जहां जहां होना चाहिए वहां नहीं है, और साथ के साथ में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उसका मीनिंग क्या होता है आपका। So option is average expected length of life of a person at a time of birth. Second is average expected person of life of a person at the time of death. Okay, ध्यान रखना, हमने फर्स्ट में बोला है हमें एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ निकालनी है लाइफ की, किसी पर्सन की बर्थ के टाइम की, या फिर एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ निकालनी है लाइफ की किसी पर्सन की किसके टाइम की, डेथ के टाइम की, या फिर एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ चाइल्ड एट अ टाइम ऑफ बर्थ, या फिर नन ऑफ द अबव। नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स। सो आंसर इज ए। अगर हम बात करते हैं आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की एट बर्थ, यहाँ भी क्या लिखा, एट बर्थ लिखा है, तो ध्यान रखना बच्चा कि हमारी जो भी किसी भी पर्सन की जो एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ होती है ना एट अ टाइम ऑफ बर्थ, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वही हमारी होती है लाइफ की एक्सपेक्टेंसी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर कंट्री बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्स ऑफ द पीपल। ओके, आपको यहाँ बताना है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो एज यू नो दैट वो क्या करता है, कंपेयर करता है कंट्री को विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ द पीपल, किस लेवल पे किस चीज में वो क्या करता है, लोगों को कंपेयर करता है, कंट्री के लोगों को कंपेयर करता है। ओके, ऑप्शन इज एजुकेशनल लेवल पे करता है, बी हेल्थ स्टेटस पे करता है, पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग करता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, आपको बच्चा ये ध्यान रखना है, मैंने HDI की बात करी। ठीक है, आपको पता है हमने ना उस टाइम पे दो क्या बोलने चाहिए थे, दो देखे थे जिसके अंदर उन्होंने क्या बताया था आपका, एक वर्ल्ड बैंक देखा था और एक हमने HDI देखा था UNDP वाला। तो हमने उसमें ये देखा था कि कौन सा किस किस मतलब कौन कंपेयर करने के लिए किस क्राइटेरिया को देखता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कौन सी क्राइटेरिया के बेसिस पे जो आपकी कंट्री है उसको क्या करता है, आपका कंपेयर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइए जब तक मैं आपको यहाँ बताती हूँ। आंसर इज दी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, एज यू नो दैट जो वर्ल्ड बैंक है वो आपका सिर्फ पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग आपका बोलना चाहिए एक तरह से चेक करता है या कंपेयर करता है, बट हम HDI की बात करते हैं तो वो मतलब हमारा बोलना चाहिए एक तरह से पर कैपिटा इनकम के अलावा, मतलब अर्निंग के अलावा हेल्थ स्टेटस, आपका एजुकेशन लेवल, इन सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद ही आपका क्या करता है, कंपेयर करता है कंट्री को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज वी कैन ऑब्टेन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री बाय कैलकुलेटिंग। आप मुझे ये बताइए किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम जो निकाला जाता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन 1 इज द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन, or by dividing the national income by the total population of a country, the total value of all goods service, या फिर the total export of the country। आई होप बच्चा आप इसका आंसर सही देंगे। अगर आपको मेरा वन शॉट वीडियो याद हो, थोड़ी देर पहले किया था, तो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, साथ के साथ में आपको करके भी बताया था कि कैसे होता है। ठीक है, नाउ अब आप मुझे ये बताइए कि पर कैपिटा इनकम अगर किसी कंट्री की निकालनी है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जब तक आपको यहाँ का आंसर देती हूँ। दैट इज बी, बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम होती है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री से, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाता है, आपका पर कैपिटा इनकम मिल जाती है कंट्री की। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 इज केरला हैज अ लो इन्फिनिट मोरालिटी रेट बिकॉज। केरला का जो हमने देखा था आपका IMR जो है आपका वो क्या है, वो कम है। उसके पीछे का रीजन क्या है, वो क्यों कम है। अच्छी बात है कम होना, ठीक है, ये मत सोचना कि बुरी बात है। इन्फर्टिलिटी मोरालिटी रेट अगर आपका किसी भी स्टेट का कम होता तो ये अच्छी बात है। ओके, सॉरी, इट हैज गुड क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अच्छी है। रियली यू होप सो कि जो IMR होता है उसके लिए क्लाइमेटिकल कंडीशन आपकी मतलब बोलना चाहिए कॉज होता है या रीजन होता है। सेकेंड वन इज इट हैज एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, या उसके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं जो बेसिक हेल्थ और बेसिक एजुकेशनल फैसिलिटी की जो नीड होती है वो उसको प्रॉपर प्रोवाइड की गई है, या फिर इट हैज पुअर नेट अटेंडेंस रेशियो, या फिर वहां का जो रेशियो है वो पुअर नेट अटेंडेंस रेशियो है। नाउ टेल मी दैट विच इज द करेक्ट आंसर। आई नो इसका तो आंसर आप सही दे ही दोगे, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो। जब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको यहाँ आंसर देती हूँ। दैट इज आंसर नंबर सी, कि वहां आपका एक तो बेसिक हेल्थ का प्रोविजन भी है, साथ के साथ में आपको एजुकेशनल रिगार्डिंग भी आपको क्या दी जाती है, मतलब फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज द डेवलपमेंट गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली इज। अगर हमने, आपको याद होगा कि हमने बहुत सारे 5-6 देखे थे कि जो लैंडलेस लेबर होता है उनका डेवलपमेंट गोल क्या है, एक बॉय होगा रिच फैमिली का तो उसका क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं एक रूरल एरिया में विमेन होगी तो उसका क्या डेवलपमेंट गोल होगा। तो ऐसे हमने बहुत सारे डेवलपमेंट गोल देखे थे। ठीक है, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपके पास आया है, ये है आपकी स्क्रीन पे कि डेवलपमेंट गोल जो है वो एक गर्ल के लिए जो कि एक रिच फैमिली में बिलोंग करती है उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। एक लड़की है रिच फैमिली में बिलोंग करती है तो उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने ये है, टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क,
वो ये चाहेगी कि उसको ज्यादा दिन काम करने को मिले, या फिर टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट, या फिर उसको भी उतनी ही फ्रीडम चाहिए जितने उसको भाई को मिलती है, या फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या फिर उसको ज्यादा मजदूरी चाहिए, वेजेस चाहिए। ठीक है, तो इसके ऑप्शन ही आपको दिख रहा है ना, इतने इजी हैं कि आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि उसको ज्यादा काम, उसको काम करने की जरूरत ही क्या है, जब वो अच्छे घर में, रिच फैमिली में बिलोंग करती है, तो उसको ज्यादा दिन की काम की तो जरूरत होगी नहीं, और इलेक्ट्रिसिटी की भी उसको क्या जरूरत होगी, क्योंकि वो तो रिच फैमिली में, तो उनके यहाँ तो ऑलरेडी सारी चीजें होंगी, और उसको वो मजदूरी क्यों करेगी, है ना। तो ऑप्शन क्या बचता है आपका, बी, कि उसको जितने उसके भाई को फ्रीडम दी गई है उसको उतनी ही फ्रीडम उसको मिले, ये उसका डेवलपमेंट गोल होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हायर HDI रैंक दैन इंडिया। आपको ये बताना है इसमें से कौन सी कंट्री है जिसकी रैंक इंडिया से अच्छी है। ऑप्शन आर श्रीलंका, बी नेपाल, सी बांग्लादेश एंड डी पाकिस्तान। आई होप थोड़ी देर पहले ही, नहीं ये नहीं था, वो हमारा दूसरा क्वेश्चन था आई थिंक। नाउ टेल मी कि कौन सी कंट्री जो है उसकी HDI रैंक जो है वो इंडिया से बेहतर है या अच्छी है। तो आंसर इज ए, दैट इज श्रीलंका। ओके, श्रीलंका एक ऐसी कंट्री आपकी जो जिसकी HDI रैंक क्या है, इंडिया से अच्छी है। ओके, कौन से नंबर पे ये भी आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। According to the World Development Report, our country is considered rich when the per capita income is more than which of the following figure। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि हमने देखा था जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें किसी भी कंट्री को अगर रिच बोला जाता है पर कैपिटा इनकम के साथ, तो वो कौन सी आपकी बोलना चाहिए, एक तरह से वैल्यू है। ठीक है, वो वैल्यू क्या है आपकी। तो अगर जिस कंट्री की ₹24,000 पर एनम पर कैपिटा इनकम होगी तो वो रिच में कंसिडर किया जाएगा, या फिर 37,000 होनी चाहिए, या फिर 4,53,000 होनी चाहिए, या फिर आपकी 5,43,000 पर एनम होना चाहिए। तो आप ये बताइए ये कौन सी वो वैल्यू है जिसको वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो कंसीडर करती है कि अगर आपके पास इतना पर कैपिटा इनकम होगा या इससे ज्यादा होगा तो आप रिच कंट्री की कैटेगरी में आएंगे। ओके, सो आप मुझे ऑप्शन बताइए, आंसर दीजिए जब तक मैं आपको इसका ऑप्शन देती हूँ। दैट इज सी, 4,53,000। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपका, 4,53,000 पर एनम आपकी क्या होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी कैटेगरी में आएंगे, आप रिच कंट्री की कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे। ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which one of the following criteria is the basis or to measure the development of a country according to UNDP। ठीक है, UNDP के अकॉर्डिंग वो कौन कौन सी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप ये बोलते हो कि ये कंट्री डेवलप है या ये कंट्री डेवलप नहीं है। ठीक है, तो वो कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे UNDP क्या बताती है या मेजर करती है कि वो डेवलप कंट्री के अंदर आता है या नहीं आता है। आपको इसका आंसर तो देना ही है बच्चा, इसके अलावा आपको UNDP का मुझे फुल फॉर्म भी बताना है। ओके, ऑप्शन इज पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग, हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल के अकॉर्डिंग, एंड ऑल ऑफ द अबव। नाउ टेल मी व्हिच इज द करेक्ट आंसर। किसके अकॉर्डिंग जो UNDP है वो ये बताती है आपका कि जो कोई कंट्री है वो क्या है आपका, एक तरह से बोलना चाहिए वो क्या बताती है आपकी, मतलब आप कौन सी कंट्री के लेवल में आते हैं, आप डेवलप कंट्री कहलाते हैं या नहीं कहलाते। आंसर इज दी ऑल ऑफ दी एबव। वो आपकी पर कैपिटा इनकम भी देखती है, आपका एजुकेशनल लेवल भी देखती है और आपका हेल्थ स्टेटस भी देखती है। इन सारे बेसिस के ऊपर जो UNDP है वो आपका क्या बताती है, आपका मेजर करती है कि आप डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के अंदर फॉल करते हो या नहीं करते। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 इज अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन पीपल। अब आपको ये बताना है अंडर एम्प्लॉयमेंट कब आता है आपका, डू नॉट वांट टू वर्क, जब इंसान खुद से काम ना करना चाहे वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा, या फिर आप वर्किंग इन अ लेजी मैनर, या फिर आप काम कर रहे हो लेकिन बहुत आलस में काम कर रहे हो, या फिर आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, या फिर आपकी जितनी कैपेबिलिटी उतना काम ही नहीं है आपके पास,
या फिर आर नॉट पेड फॉर दियर वर्क, या फिर आपको आपके काम के लिए पैसे ही नहीं दिए जा रहे हैं। तो नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर। आप थोड़ा सा खुद से सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इसका आंसर आप वैसे ही सही दे दोगे बच्चा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई इंसान काम नहीं करना चाहता है तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर कैसे आ सकता है, राइट। अच्छा, आंसर पहले ही आ गया, चलो इसका आंसर है सी। और जैसे कि बी की हम बात करें कि जो इंसान लेजी मैनर में काम कर रहा है वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट वो इंसान आता है जिसके पास काम तो है लेकिन उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। मान के चलो कोई इंसान आपका 8 घंटे काम कर सकता है लेकिन उसके पास उतना काम ही नहीं है, वो थोड़े ही काम में क्या कर रहा है, काम चला रहा है, राइट। तो वो आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट होगी, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट है उसके पास लेकिन फुल्ली जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट कैन मनी नॉट बाय यू। जैसे कि हमने देखा था कि दो टाइप की चीजें होती है आपकी, एक मटेरियलिस्टिक होती है, एक नॉन मटेरियलिस्टिक होती है। नाउ टेल मी दैट ऐसी कौन सी चीज है जो मनी नहीं खरीद सकती है। आपको पता होगा जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती है वो तो हम मनी से खरीद सकते हैं, लेकिन जो नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें होती है वो हम मनी से नहीं खरीद सकते। तो आपको याद है कि नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें क्या थी और मटेरियलिस्टिक चीजें क्या थी, थोड़ी देर पहले ही हमने वन शॉट वीडियो में पढ़ा है बच्चा, है ना। सो टेल मी दैट अनएडल्टेटेड मेडिसिन, जो अनएडल्टेटेड मेडिसिन होती है वो हम पैसों से नहीं खरीद सकते। मतलब ऑब्वियसली बातें खरीद ही सकते हैं उसमें, तो वाटर आप पैसों से नहीं खरीद सकते, वो भी खरीद सकते हैं। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्या आप पैसों से खरीद सकते हैं, सोचिएगा जब तक मैं आपको डी ऑप्शन देती हूँ। ऑर्गेनिक फूड। नाउ टेल मी, आपको भी समझ में आ रहा होगा इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। तो एज यू नो दैट जो ऑप्शन नंबर सी है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के अलावा आपका मेडिसिन, वाटर एंड ऑर्गेनिक फूड वो आप क्या कर सकते हो, पैसों से खरीद सकते हो। लेकिन जो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है वो आप पैसों से नहीं खरीद सकते, भले ही आप कितने ही रिच क्यों ना हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें से कौन सा आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की कैटेगरी में आता है। ऑप्शंस आर सोलर रेडिएशन, बी क्रूड ऑयल, सी विंड एनर्जी एंड ऑल ऑफ द अबव। नाउ टेल मी दैट कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में आता है। तो एज यू नो दैट जो सोलर रेडिएशन है वो तो आपका रिन्यूएबल होता है, आपका विंड एनर्जी है वो भी आपका रिन्यूएबल होता है। अब जब ये दोनों आपका रिन्यूएबल होता है तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता आंसर, तो क्या बचा आपका बी क्रूड ऑयल, ठीक है। क्योंकि एज यू नो दैट ये आपका फ्यूल है तो वो तो आपका कैसा होता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में ही आता है ना बेटा, इसलिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन लिटरेसी रेट। अब आपको ये बताना है, जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर आएंगे, 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे आपको ये बताना है लिटरेसी रेट को कौन सा स्टेटमेंट प्रॉपर डिफाइन करता है। ओके, किस स्टेटमेंट का मीनिंग को देख के ये समझ में आता है, किस स्टेटमेंट को देख के ये समझ में आता है कि इसका मीनिंग आपका या ये लिटरेसी रेट जो वर्ड है उसको डिफाइन कर रहा है। ऑप्शन इज टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जो टोटल लिटरेट पॉपुलेशन है, आपकी पढ़ी लिखी जो पॉपुलेशन है, उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो उसको हम लिटरेसी रेट बोलेंगे। या फिर टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइड बाय लिटरेट पॉपुलेशन, या फिर जितनी भी आपकी लिटरेट पॉपुलेशन है उनको हमें डिवाइड भी लिटरेट पॉपुलेशन से करना है, वो लिटरेसी रेट होगा। या फिर proportion of illiterate population in the 18 and above age group, या फिर हम ये बोलेंगे जो illiterate लोग होते हैं उनका कितना पोर्शन है आपका किस एज से लेके 18 से लेके बाकी तक की एज का, ठीक है, उसको हम बोलेंगे। या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है इट मेजर द proportion of literate proportion in the 7th year एंड अबव एज ग्रुप। या फिर हमें ये देखना है कि जो 7 ईयर या उससे ज्यादा अबव के जो बच्चे होते हैं उनका प्रोपोर्शन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको लिटरेसी रेट बोलेंगे। नाउ टेल मी विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, जब तक मैं आपको आंसर बताती हूँ, आंसर इज सी, ठीक है। हम क्या देखते हैं
क्योंकि बच्चे क्या है 10-12 तक तो फिर भी पढ़ लेते हैं, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो 8 तक पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं 10 तक पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना वो उन्हें पढ़ने नहीं देते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता और उन्हें लगता है कोई कमाएगा, थोड़े बहुत पैसे तो आएंगे। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या है, सी है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपको बताना है इंडिया के अकॉर्डिंग, हम देखने वाले हैं कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका HDI सबसे ज्यादा हाई है। ऑप्शन आर केरला, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। नाउ टेल मी कौन सा स्टेट है जिसका HDI सबसे ज्यादा बोलना चाहिए, हाईएस्ट है। आंसर इज केरला। ओके, इसका आंसर क्या है, ए केरला। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट ब्रिंग अबाउट स्टेबल इनकम। ठीक है, आपको ये बताना है स्टेबल इनकम के बारे में, आपको बताना है। ओके, बेटर वेजेस के कारण आप स्टेबल इनकम लेके आ सकते हो, वर्क अपॉर्चुनिटी से लेके आ सकते हो, रेगुलर वर्क से लेके आ सकते हो, या फिर डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप और अदर प्रोडक्ट। इससे आप स्टेबल इनकम लेके आ सकते हो। नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट ऑप्शन। आप मुझे कमेंट कीजिए जब तक मैं आपको यहाँ बताती हूँ, दैट इज सी। ठीक है, अगर लोगों के पास रेगुलर वर्क होगा, ठीक है, जैसे देखते हैं मजदूर एंड ऑल होते हैं, उनके पास कभी काम है कभी नहीं है, रेनी सीजन में उनके पास काम ही नहीं होता है क्योंकि मजदूरी के मैक्सिमम काम बंद हो जाते हैं, तो इसलिए बोला जा रहा है अगर रेगुलर वर्क प्रोवाइड किया जाएगा तो जो उनकी इनकम है ना उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। अदरवाइज वो कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 24 इज हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड। हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रॉपरली नरिश्ड है या नहीं, या फिर हम ओवरवेट है या अंडर नरिश्ड है, ये हमें कैसे पता चलेगा। आपको फॉर्मूला याद है। नाउ थ्रू गुड वेट एंड स्केल, जो गुड वेट एंड स्केल होता है उसके थ्रू पता चलता है, या फिर बॉडी मास इंडेक्स जो होता है BMI उसके थ्रू पता चलता है, न्यूट्रिशन टेबल के अकॉर्डिंग पता चलता है जो भी न्यूट्रिएंट टेबल होता है आपका, या फिर हाइट एंड वेट के टेबल के अकॉर्डिंग पता चलता है। जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर कि आप प्रॉपरली नरिश्ड है या नहीं, वो किसके अकॉर्डिंग पता चलता है। तो बच्चा वो किसके अकॉर्डिंग पता चलता है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अब आपको मुझे ये बताना है कि मैंने आपको बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, किसी का तो वो रेशियो होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। तो नाउ आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है कि BMI को कैलकुलेट करने का या फाइंड करने का आपका बोलना चाहिए एक तरह से क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, और वो कौन से दो नंबर है। ठीक है, वो रेंज बतानी है आपको कि अगर उस नंबर से, उस वैल्यू से अगर आपका BMI कम निकला तो आप अंडर नरिश कहलाएंगे, और अगर ज्यादा निकला तो आप ओवरवेट कहलाएंगे। तो वो रेंज क्या है आपकी, आपको मुझे वो भी बतानी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डैश फॉर ऑल कंट्री। जो पर कैपिटा इनकम है हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं सारी कंट्री के लिए। पॉइंट्स के अंदर आपका कैलकुलेट किया जाता है, यूरोस के अंदर किया जाता है, डॉलर्स के अंदर किया जाता है, या फिर रुपीस के अंदर किया जाता है। तो आई होप अब तक आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि पर कैपिटा इनकम हम किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डॉलर। जो USA का डॉलर है आपका, जो डॉलर करेंसी आपकी, उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ओके बच्चा, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, एज वेल एज आपको मजा भी आया होगा, और आई होप आपको मैंने जितने भी होमवर्क दिए हैं आप मुझे उनका करेक्ट आंसर दोगे, राइट। और अगर आपको आंसर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं बच्चा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगी उसके अंदर मैं इनके आंसर्स दे दूंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर लेके आने वाली हूँ, वन शॉट एंड देन उसका एमसीक्यूज। ओके, और उसके बाद आपका जो ये सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आप जब मेरा वीडियो देखें तो आपका जो भी मतलब आपको अच्छा लगा,
आपको वो यूजफुल लगा तो आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। ओके, इसके अलावा आपको मुझे तब भी कमेंट करना है जिसके अंदर आपको लगता है कि कोई आपको डाउट है या कोई टॉपिक आप स्पेशली समझना चाहते हो या फिर मैंने जो आपको होमवर्क दिया उसमें आपको दिक्कत जा रही है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके वो भी सारे डाउट क्या कर दूंगी, दूर कर दूंगी। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चा।